गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की क्लास में हम माल विक्रय अधिनियम 1930 में माल विक्रय की संविदाओं के आवश्यक तत्वों के दूसरे बिंदु के बारे में चर्चा करेंगे। इसके अंदर आपका एक क्वेश्चन भी बनता है कि जोखिम है वो हमेशा माल के साथ सक्रांत होती है। सक्रांत का मतलब है पास होना। तो धारा 26 है वो ये कहती है कि जोखिम है वो प्रथम दृष्टया माल के साथ ही चली जाती है। इसका क्या तात्पर्य है? तो धारा 26 ये कहती है कि जब तक कि पक्षकारों ने कोई करार नहीं किया हो कि किसी प्रकार का करार है वो संविदा के संबंध में नहीं किया है, वहाँ हमेशा जोखिम है वो माल के विक्रेता के पास बनी रहती है। क्यों? क्योंकि विक्रेता है वही उस माल को धारण किए रहता है जब तक कि कोई पक्षकारों ने करार ना किया हो। लेकिन जैसे ही संपत्ति है वो विक्रेता से क्रेता को अंतरित की जाती है, विक्रेता से क्रेता को अंतरित की जाती है, उस स्थिति में क्या होगा कि संपत्ति की जोखिम है वो उसके साथ ही चली जाती है। यानी जहाँ संपत्ति रहेगी जोखिम भी वहीं पर विद्यमान रहेगी। यदि संपत्ति है विक्रेता के पास रहती है तो जोखिम भी विक्रेता के पास बनी रहेगी जब तक कि संपत्ति है वो क्रेता को अंतरित नहीं कर दी जाती। किंतु जब उसमें की संपत्ति यानी माल में की संपत्ति है वो क्रेता को अंतरित हो जाती है तो चाहे उसे उस क्रेता को उसका परिधान यानी माल का परिधान हुआ हो या ना हुआ हो, माल क्रेता की जोखिम पर बना रहता है। इसका तात्पर्य यह होता है कि जब माल यदि एक राज्य से दूसरे राज्य में ट्रांसपोर्ट किया जाता है तब माल का परिधान है वो माल है वो अंतरित किया जाता है, परिधान अभी तक क्रेता को नहीं हुआ है। उस स्थिति में क्या होगा? उस स्थिति में यदि रास्ते में किसी प्रकार से माल का नुकसान हो जाता है तो वो क्रेता का नुकसान माना जाता है, विक्रेता का नहीं। परंतु क्या कहता है कि यदि माल का परिधान करने में कसूर किसी क्रेता या विक्रेता का होता है, यानी माल है वो क्रेता या विक्रेता के कसूर के द्वारा विलंबित होता है, वहाँ जिस व्यक्ति का कसूर होता है जोखिम भी उसी की बनी रहती है, नुकसान भी उसी का माना जाता है। सपोज कि माल है वो क्रेता के कसूर के द्वारा उसका परिधान स्वीकार नहीं किया गया, लेकिन विक्रेता ने अपनी ओर से परिधान करने के लिए कह दिया था। वहाँ पर उस स्थिति में क्या होगा? उस स्थिति में जब तक क्रेता है वो परिधान को स्वीकार नहीं करता है तो कसूर किसका माना जाएगा? कसूर है वो क्रेता का माना जाएगा। कसूर को हमने धारा 2(5) में पढ़ा था, जिसके अंदर ये बताया गया था कि सदोष कार्य या विलंब के कारण है कोई दोष उत्पन्न होता है तो उसे कसूर कहते हैं। अब जिस पक्षकार का कसूर, जिस पक्षकार का दोष होगा, या तो विक्रेता है वो माल का परिधान सही समय पर नहीं करता है या क्रेता है वो परिधान को स्वीकार नहीं करता है, तो उस स्थिति में हानि है वो उसी पक्षकार की मानी जाएगी। फिर कहता है कि इस धारा की कोई बात है वो क्रेता या विक्रेता के उन कर्तव्य एवं दायित्वों पर प्रभाव नहीं डालेगी जो उपनिहिति के तौर पर उसे परिधान किया गया है। यदि माल का परिधान है वो उपनिहिति के तौर पर, उपनिधान की संविदा में हमने पढ़ा था उपनिहिति को कि विशेष प्रयोजन के लिए यदि माल किसी व्यक्ति को सौंपा जाता है तो उसे उपनिहिति कहते हैं। तो उपनिहिति को स्वीकार परिधान किया जाता है तो क्रेता या विक्रेता उसके लिए हानि के लिए दायी नहीं होंगे। तो ये धारा हमें क्या कहती है? इस धारा के अनुसार जोखिम है वो संपत्ति के साथ बनी रहती है, यानी जहाँ संपत्ति विद्यमान रहेगी जोखिम भी वहीं पर विद्यमान रहेगी। यदि संपत्ति क्रेता को अंतरित हो जाती है तो जोखिम भी क्रेता के पास चली जाती है। विक्रय में स्वामित्व है वो क्रेता को चला जाता है तो जोखिम के लिए क्रेता उत्तरदायी होता है, चाहे उसने माल का परिधान लिया हो या नहीं। जैसे कि फॉर एग्जांपल इसने उदाहरण दिए हैं कि विक्रय के बाद यानी क्रेता है वो विक्रेता से कुछ स्प्रिट खरीदता है और कुछ महीनों तक उसका परिधान है वो स्वीकार
नहीं करता है, तो उस स्थिति में स्प्रिट है वो उड़ जाती है, उसका परिधान है वो क्रेता के द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता है। तो जो हानि होती है, न्यायालय ने उसके लिए क्रेता को जिम्मेदार ठहराया, यानी क्रेता है वो हानि के लिए जिम्मेदार होगा। अब इसका दूसरा उदाहरण हम देखते हैं कि क्रेता है वो विक्रेता से कुछ घोड़े खरीदता है और घोड़े का परिधान है वो विक्रेता के द्वारा नहीं किया जाता, यानी घोड़े हैं वो विक्रेता के पास उसके अस्तबल यानी जहाँ पर घोड़ों को रखा जाता है वहीं पर मौजूद रहते हैं। अब क्या होता है कि बिजली गिर जाती है, अस्तबल में बिजली गिर जाती है जिसके कारण घोड़े हैं वो मर जाते हैं। तो यहाँ पर परिधान करने में देरी किसके द्वारा की गई? विक्रेता के द्वारा की गई। तो यहाँ पर न्यायालय ने विक्रेता को ही जिम्मेदार ठहराया, यानी जो हानि हुई वो किसकी हुई? वो विक्रेता की मानी गई। इसके अंदर एक केस बताया गया है, एग्रीकल्चर मार्केट कमेटी वर्सेस शालीमार केमिकल वर्क्स लिमिटेड। इस केस में क्या हुआ? इसमें ये भारत के उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डिसाइड किया गया था। ये एक महत्वपूर्ण वाद भी है जिसके संबंध में ये कहा गया कि क्रेता के राज्य से बाहर यानी बाहर निवास करता है, यानी क्रेता है वो विक्रेता के राज्य में नहीं रहता है। यदि विक्रेता क्रेता के राज्य में न होने पर अन्य राज्य में रहता है तो उस समय माल का डिस्पैच हो जाने पर जोखिम क्रेता की मानी जाती है, यानी विक्रेता क्या करता है, माल की डिलीवरी है वो अपने स्थान से डिस्पैच कर देता है। अब माल है वो रास्ते में है, उस स्थिति में विक्रेता की जोखिम नहीं होगी, संपत्ति के साथ ही माल के साथ ही जोखिम संक्रांत हो जाएगी और वो क्रेता की मानी जाएगी। अब यदि माल की हानि के लिए क्रेता है वो जिम्मेदार होगा, विक्रेता नहीं। धारा 19 में यदि पक्षकारों ने तय किया है कि माल है वो एक राज्य से दूसरे राज्य में भेजा जाता है तो जोखिम के संबंध में सुप्रीम कोर्ट का ये निर्णय है वो लागू किया जाएगा। अब हम दूसरे बिंदु के बारे में चर्चा करते हैं कि माल के परिधान का विक्रेता को हक होना चाहिए, यानी कि संपत्ति जिसका परिधान किया जा रहा है उस पर विक्रेता का स्वामित्व होना चाहिए। बिना स्वामित्व के विक्रेता है वो किसी प्रकार से संपत्ति को अंतरित करने का हकदार नहीं होता। इसके संबंध में एक सूत्र बताया गया है जो कि महत्वपूर्ण है, नेमो डॉट कॉड नॉन हैबिट, यानी कि इसका अर्थ ये होता है कि कोई भी व्यक्ति अपने से अच्छा हक है वो दूसरे को अंतरित नहीं कर सकता। यानी जिस पक्षकार को संपत्ति या माल का परिधान करने का हक नहीं है, स्वामित्व उस पर नहीं है, तो वो अपने से बेहतर हक किसी अन्य को भी नहीं दे सकता। तो धारा 27 है वो ये कहती है कि माल किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा बेचा जाता है जिस माल पर उसका स्वामित्व ही नहीं है या स्वामी की सहमति या प्राधिकार से उसे नहीं बेचा जाता है, उस स्थिति में क्रेता उस माल पर उस हक से बेहतर हक स्वामित्व अर्जित नहीं कर सकता जितना विक्रय के समय विक्रेता का होता है, यानी खरीदने वाला व्यक्ति है उसे भी अच्छा हक है वो प्राप्त नहीं होता, स्वामित्व उस संपत्ति पर अर्जित नहीं करता। इस प्रकार एक व्यक्ति जो माल का स्वामी नहीं है किसी अन्य व्यक्ति को उस माल का स्वामी नहीं बना सकता, और यदि वह स्वामी बन भी जाता है तो उस व्यक्ति के पास दोषपूर्ण स्वामित्व बना रहता है, दोषपूर्ण स्वामित्व ही मिलेगा, उसे कोई बेहतर हक नहीं मिलेगा। लेकिन इस संविदा के कुछ अपवाद भी हैं, इन अपवाद को आप ध्यान में रखेंगे, जैसे कि वाणिज्यिक एजेंट द्वारा विक्रय। इन बिंदुओं को आप पहले लिख लेंगे, फिर इसको मैं अलग से डिफाइन करूंगी। वाणिज्यिक एजेंट द्वारा विक्रय किया जाता है तो वो बेहतर हक प्राप्त करेगा। ये नेमो डॉट कॉड नॉन हैबिट इस नियम के कुछ अपवाद हैं। क्या? पहला अपवाद है वाणिज्यिक एजेंट द्वारा विक्रय, दूसरा है विबंध द्वारा विक्रय, तीसरा है संयुक्त स्वामियों में से एक के द्वारा विक्रय, नेक्स्ट है शून्यकर्णी संविदा के अधीन कब्जा रखने वाले व्यक्ति द्वारा विक्रय, नेक्स्ट
धारणा अधिकार विक्रेता द्वारा पुनः विक्रय, माल पड़ा पाने वाले व्यक्ति द्वारा विक्रय। तो हम अब इसके पहले बिंदु के बारे में चर्चा करते हैं, वाणिज्यिक एजेंट द्वारा विक्रय। यानी कि यदि कारोबार के संबंध में, व्यापार के संबंध में किसी व्यक्ति को मालिक ने अपना एजेंट नियुक्त किया है तो उसे उस संविदा के संबंध में, अब यदि एजेंट के द्वारा किसी प्रकार की संविदा की जाती है, माल है उसका परिधान किया जाता है, उसका विक्रय किया जाता है, तो प्राप्त करने वाले व्यक्ति को भी अच्छा हक मिलेगा। विबंध के संबंध में, विबंध को मैंने आपको पहले भी बताया है, इसको हम नेक्स्ट किसी क्लास में मैं आपको वापस से बता दूंगी। लेकिन आज के संबंध में विबंध को हम इस प्रकार समझेंगे कि कोई व्यक्ति माल को यह कहकर बेचता है कि उसे ऐसा करने का अधिकार मालिक के द्वारा मिला है, और दूसरा जो व्यक्ति है वो इस विश्वास में उस माल को खरीद लेता है, तो उसे विबंध कहते हैं और उस माल पर खरीदने वाले व्यक्ति को अच्छा हक मिल जाता है। संयुक्त स्वामियों में से एक के द्वारा विक्रय, किसी माल के संबंध में कोई माल है जिसके एक नहीं बल्कि अनेक स्वामी हैं, संयुक्त स्वामी हैं, तो उनमें से कोई एक है वो अन्य स्वामियों की सहमति के बिना उसे नहीं बेच सकता, तो क्रेता है उसे भी अच्छा हक नहीं मिलेगा। लेकिन क्रेता ने सद्भाव पूर्वक अंतरितियों के रूप में माल को खरीदा है तो वहाँ पर उसे अच्छा हक मिल जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि शून्यकरणीय संविदा के अधीन यदि किसी कब्जे का परिधान किया जाता है तो खरीदने वाले व्यक्ति को अच्छा हक मिल जाएगा कि दो पक्षकार हैं, उन्होंने किसी प्रकार की संविदा की है, यानी भूल में या फिर कपट के द्वारा या फिर किसी अन्य तरीके से उन्होंने संविदा की है, और वहाँ पर वो एक पक्षकार के द्वारा जब तक शून्यकरणीय नहीं करवा ली जाती तब तक वो संविदा वैध रहती है। तो खरीदने वाले यानी दूसरे पक्षकार है उसे अच्छा हक अर्जित हो जाता है, क्योंकि शून्यकरणीय संविदा जब तक शून्य नहीं हो जाती, उसे न्यायालय के द्वारा शून्य घोषित नहीं कर दिया जाता, तब तक वैध बनी रहती है। नेक्स्ट है कि विक्रय के पश्चात विक्रेता से कब्जे में माल को हो तो वहाँ उसे अन्य को बेचने तो क्रेता को अच्छा स्वामित्व मिल जाता है, बशर्ते क्रेता ने सद्भाव में उसे खरीदा हो। धारणा अधिकार ये कहता है कि किसी माल को धारणा अधिकार ये कहता है कि यदि असंगत विक्रेता, यानी जिस असंगत विक्रेता किसे कहते हैं जिसे कि भुगतान नहीं किया गया है, जिसे कि पेमेंट नहीं किया गया है, असंगत विक्रेता ने माल पर धारणा अधिकार अर्जित कर लिया है। यदि एक विक्रेता है वो क्रेता को माल का परिधान करता है, अब माल है वो रास्ते में है लेकिन उसे उसका पेमेंट, विक्रेता को उसका पेमेंट अभी तक नहीं किया गया है, तो उस स्थिति में विक्रेता को ये अधिकार रहता है कि वो अपने एजेंट को बोलकर माल को रास्ते में ही रुकवा ले और उसे वापस अपने पोजीशन में ले ले, अपने कब्जे में ले ले। वहाँ से यदि वो किसी अन्य व्यक्ति को माल का परिधान कर लेता है, यानी उस माल का पुनः विक्रय कर देता है, तो खरीदने वाले व्यक्ति को अच्छा हक मिल जाएगा। ये होता है धारणा अधिकार द्वारा विक्रय का अधिकार। अब नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि माल पड़ा पाने वाले व्यक्ति का अधिकार, यानी कोई व्यक्ति है जिसे कि माल पड़ा हुआ मिला है, वो व्यक्ति उसके संबंध में युक्त तत्परता बरता है और ये जांच करने की कोशिश करता है कि वो माल किसका है। इतना करने के बावजूद भी उसे पता नहीं चलता कि वो माल किस व्यक्ति का है, तो उसे विक्रय करने का अधिकार हो जाता है और खरीदने वाले व्यक्ति को अच्छा हक मिल जाता है। तो इस प्रकार हमने नेमो डॉट कोड नॉन हैबिट है, इसके कुछ प्रावधान हैं, कुछ अपवाद हैं, वो समझें। अब विक्रय का परिधान है वो अभिव्यक्त और विवक्षित भी किया जा सकता है। अभिव्यक्त और विवक्षित आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो परिधान है वो स्वयं क्रेता को या उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति को भी किया जा सकता है। माल का परिधान है वो धारा 31 कहती है कि विक्रेता का कर्तव्य है कि वह माल का परिधान करे तथा क्रेता का कर्तव्य है कि वह माल का परिधान स्वीकार करे। यदि वो ऐसा नहीं करता है तो
जिस पक्षकार उस संबंध में जिस पक्षकार की हानि होगी वो क्रेता या विक्रेता की मानी जाएगी। तो क्रेता का कर्तव्य है कि वह विक्रेता को माल का परिधान करने के लिए कहे, जिस स्थान पर परिधान करने के लिए कहा गया है, जिस समय पर परिधान करने के लिए कहा गया है, विक्रेता को उस समय और स्थान को ध्यान में रखना चाहिए। यदि समय नियत नहीं किया गया है तो युक्ति युक्त समय देखा जाएगा। और युक्ति युक्त समय क्या कहता है? उस माल की प्रकृति, उद्देश्य और प्रचलित स्थान या रूढ़ियों के आधार पर तय किया जाएगा कि युक्ति युक्त समय क्या होगा। जैसे फल के संबंध में युक्ति युक्त समय अलग हो सकता है कि फल हैं वो 10 या 15 दिन में है खराब होने वाले हों तो युक्ति युक्त समय क्या माना जाएगा? 10 या 15 दिन है वो युक्ति युक्त समय माना जाएगा। उसके अंदर विक्रेता को माल का परिधान है वो क्रेता को कर दिया जाना चाहिए। धारा 37 ये कहती है कि गलत परिमाण के आधार पर माल का परिधान किया जाता है। इसका तात्पर्य ये है कि माल है वो कम या ज़्यादा परिधान कर दिया जाता है तो क्रेता है यदि या तो उस माल को स्वीकार कर सकता है या उस माल को अस्वीकार कर सकता है। यदि क्रेता के द्वारा माल को स्वीकार कर लिया जाता है उस स्थिति में उसके अनुसार ही भुगतान है वो विक्रेता को किया जाएगा। माल का परिधान है वो किस्तों में किया जा सकता है, यानी जब माल की नेचर इस प्रकार की है कि पक्षकारों ने समव्यवहार कर रखा है कि माल का परिधान है वो किस्तों में किया जा सकता है और उसका भुगतान है वो भी विक्रेता को कर दिया जाता है, तो ये एक वैध संविदा मानी जाएगी। यानी इस प्रकार से भी माल का परिधान किया जा सकता है। लेकिन क्या होता है कि संविदा है, कोई माल है उसको पार्ट के अनुसार उसका उपयोग नहीं किया जा सकता तो क्रेता उस संविदा को करने से मना कर सकता है। तो इस प्रकार से माल का परिधान है वो किया जा सकता है। तो आज की क्लास में हमने देखा कि माल है उसके संबंध में जोखिम है वो किसकी बनी रहती है। विक्रेता है वो कब क्रेता को अच्छा हक परिधान कर सकता है? तो जब तक विक्रेता का स्वयं माल पर स्वामित्व नहीं होगा तो वो किसी अन्य को भी अच्छा हक परिधान नहीं कर सकता। उम्मीद करती हूँ कि आज की क्लास है वो आपको अच्छे से समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्लास में हम फिर मिलेंगे। थैंक यू।